सारे लोग मानते हैं। और तुम लोग आगे बढ़ोगे तो किस पे काम करोगे? इस पे अपना रिसर्च होगा ना, इसी पे ही करोगे। तो स्मार्ट ग्रिड के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग 1 2 3 4 एंड 5 टाइम में डिवाइड किए थे। क्या क्या था? interconnection of distributed energy resources, wide area situation awareness, substation protection and automation, cyber security, time synchronism. वेरी गुड। ये 5 प्रकार के भागों में हमने बांटा था। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने देखा था किसका? इंटरकनेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। और इसमें हमने बहुत सारे देखा था, सबसे ज्यादा इसी पे देखा था। ये सारे के सारे रूल थे। पहला रूल क्या है? IEEE 1547। तो देखो, इस नंबर को तुम लोग को याद करने की जरूरत है। इसको याद नहीं करोगे तो इसका कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है कि भाई कि इसको A+B का होल स्क्वायर डाल दिए और ये नंबरिंग याद हो गया। तो इसको तुमको रटना ही रटना है। और इसके अंतर्गत कुछ कुछ रूल है। 1 में क्या देखे थे हम लोग? टेस्टिंग प्रोसीजर। 2 में क्या देखे थे? सर आपका आवाज क्या इंटरकनेक्टिंग किए थे। इंटरकनेक्शन किए थे। सच में कट रहा है कि 1 2 का बस कट रहा है? सही है सर, सही है सच में कट रहा है सर। सही सही है बोल रहा है। बाकी लोग तो हो सकता है तुम्हारा ही नेटवर्क में कोई इशू होगा। सेकेंड में हम लोग क्या देखे थे? सेकंड में इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्ट थर्ड में मॉनिटरिंग था सर। मॉनिटरिंग कैसे करें? मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यस सर, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। फिफ्थ में नहीं, फोर्थ में फोर्थ में था सर डिजाइन आइलैंड ऑपरेशन सिस्टम था। आइलैंड मोड। आइलैंड सिस्टम। आइलैंड मोड। फिफ्थ में अभी तक फिफ्थ नहीं में बना अभी है, तक बन ही रहा है। 10 kbps लेकिन MBA से ज्यादा होगा तो उसमें कुछ रिसर्च हो रहा है। रिसर्च हमारा, हाँ मतलब इस पे रिसर्च चल रहा है। 10 MBA पे रिसर्च करने के लिए बोला गया है, जितना भी रिसर्च करने वाला सब। तो तुम लोग करो रिसर्च। क्या इस बार प्रोजेक्ट में बनाओ ना। 6 में सर आपका वॉइस ठीक तो है। वॉइस तो ठीक है, शायद तुम्हारा ही नेटवर्क में कोई इशू है। नहीं सर, हम लोग के यहाँ भी कट रहा। लेकिन 1 2 बार देखो, राज मलिक सही बोल है रहे सर। हैं। इसीलिए ऐसा बोला था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या था? तो बैकअप के लिए सेकेंडरी नेटवर्क रखा जाता है। हमको लगता है ना 2 4 व्यक्ति ये लोग, तुम लोग पढ़ के आया, बाकी लोग तो पढ़ के नहीं आए। सेवेंथ एंड 8 में क्या था? ये भी अभी तक नहीं बन बना ही है। रहा है। नॉट रिसीव्ड। बने रहे। तो एक बार तुम लोग सुनाओ। फर्स्ट में क्या था? जल्दी से। टेस्टिंग सर टेस्टिंग था टेस्टिंग सर। टेस्टिंग। सेकंड में इंटरकनेक्टिंग। इंटर कनेक्शन। थर्ड में सर मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग कैसे इंफॉर्मेशन करें? एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मॉनिटरिंग। फोर्थ में डिजाइनिंग। फोर्थ में सर डिजाइन आइलैंड मोड। ऑपरेशन आइलैंड मोड। डिजाइन। और आज फिफ्थ में बन ही रहा है अभी तक। नॉट रिसीव्ड। हाँ 10 MB वाला बनाने वाला है। 6 में सर सेकेंडरी नेटवर्क सेकेंडरी बैकअप वाला सर, बैकअप प्लान। बैकअप के लिए। सेकेंडरी नेटवर्क। ये तो भाई सबको तो याद है, तो फिर कैसे बोल रहे थे तुम लोग मतलब याद नहीं है? अब तुम लोग को सेम के सेम लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में यदि पूछ लेगा तो अपने शब्दों में लिख सकते हो, यदि तुम लोग समझ गए हो तो। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और यदि थोड़ा सा खुद से और एलिब्रेट करोगे तो और बेटर होगा। रोशन बोलो।
सर ये सेटअप करने में ये रूल अपनाना चाहिए कि सेटअप हो गया है तब वो ये रूल को देखना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी तुम लोग देखते हो एक टारगेट रखते हो तो इसके लिए जगह छोड़ते हो। तुम लोग पढ़े हो 10th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जब क्या क्या नाम था हम लोग का, आवर्त सारणी बना रहा था तो एक व्यक्ति जब बनाते हुए दो चार खाली जगह छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दिया था, और यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट को क्या क्या करना है, फिल करना है, नाम याद नहीं हाँ है ना। सर। तो ऐसा क्यों किया था? मेंडल क्योंकि उसको पता था कि भाई इस तरह की चीजें हैं, अभी तक हमसे नहीं रिसर्च हो पाया है, लेकिन कोई ना कोई करेगा, तो इसीलिए ये लोग पहले ही एरिया डिफाइन कर दिया, लेकिन रिसर्च अभी भी चल रहा है, यही वाला, ये वाला सर। यस सर। इसीलिए इस तरह का तो लोग खाली जगह छोड़ा है, रिसर्च चल ही रहा है। तो तुम लोग लिख देना 6-7 हो गया। उसके बाद करते सर। हाँ रिसर्च कर लो तो बढ़िया बात है। फिर हम लोग पीसीसी का बात किए थे, पीसीसी क्या था? Point of common पॉइंट coupling. ऑफ पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। Yes. और पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग में किसका वोल्टेज लेवल, कौन वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करेगा? डी डी या तो जो पावर मतलब पावर ग्रिड का जो वोल्टेज लेवल है उसी लेवल के हिसाब से किया जाएगा, प्लस माइनस 5% तक फ्लक्चुएट हो सकता है। और अगर 250 MB से ज्यादा हो गया तो फिर DER का भी ले सकते हैं। ले सकते हो। इसके बाद हम लोग देखे थे अच्छा प्लस माइनस 5 ये देख लिया था तुम लोग, और एक था फिर जब ग्राउंडिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस लेते हैं अच्छी तरह हाँ। से, और जब कोई फॉल्ट का तुरंत इसमें निपटारा होता है सर। कितना वैल्यू का उसके रेजिस्टेंस बाद लगाते हैं? हाँ लगाते थे। उसके बाद ये देख लिए थे हम लोग इंटरकनेक्शन ऑफ, ये ठीक है, बी आर गोल। अच्छा चलो यहाँ से देखना था आज क्या, वहां से हाँ यहाँ से शुरू कीजिए सर। वाइड एरिया सिचुएशन नेटवर्क अवेयरनेस। एक्चुअली इसमें बड़े बड़े मशीन लगे हुए रहेंगे, स्मार्ट ग्रिड का एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, उसमें से तुम लोग का वो भी रहेगा पीएलसी एंड स्काडा सिस्टम। तो उसी के दौरान एक तुम लोग को मिलेगा वाइड एरिया सिचुएशन अवेयरनेस, और ये मशीन पूरी तरह इंटरनेट से बेस्ड कनेक्शन किया हुआ रहेगा। तो इस पे हम लोग को जो जो चीज भी स्टैंडर्ड करने की जरूरत है और कौन सा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कराना है, वही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका गोल बताओ, गोल क्या करना है? अल्टीमेट ऑप्टिमाइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पावर नेटवर्क कंपोनेंट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। क्या करना है? ऑप्टिमाइज तरीके से पावर नेटवर्क को यूज करना है, मतलब पावर में कहीं डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, यदि डिस्टरबेंस हो गया तो उसको जल्दी से ठीक ठाक करना है, यदि कहीं कोई कुछ हो गया तो उसको क्या करना है? पूर्वानुमान करना है, पूर्वानुमान करना है, अन्यथा जो ब्लैकआउट जैसे कंडीशन हुए थे उस तरह के हो जाएंगे। यदि कहीं तुम लोग का एमीटर वोल्ट मीटर का रीडिंग के हिसाब से ये लोग क्या कर देगा, पहले ही बता देगा कि कहीं फॉल्ट होने वाला है या कुछ होने वाला है, ये सारे के सारे वासा के अंतर्गत दिख जाएगा। ये तो उसका काम है, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है इस तरह के नंबर सब, ये नंबर सब देख रहे हो, ये नंबर को याद रखना है। वाइड एरिया सिचुएशन अवेयरनेस के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन का नंबर है वो है IEEE C37.118-2005। ये जो लास्ट में 2000 कुछ लिखा हुआ रहता ना, जिस साल ये लोग इन्वेंट किया था वही ईयर लगा दिया होता है। और इसमें ये फेजर मेजरमेंट यूनिट का बात करेगा, PMU, और ये भी एक प्रकार का एलिमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड है, इसके बारे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या था, इसी में एक एरर आता है TVR। तो TVR का एरर का मैक्सिमम रेंज क्या है, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए?
1%. 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए TBR। इसी के अंतर्गत 2-4 और भी रूल हैं, देखो 2005 में ही बने हैं। अच्छा सेम रूल तो है 7371805। इसमें दो रूल हैं, एक 1 है और एक 2 है। 1 क्या के बारे में बताता है? मेजरमेंट, डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। तो 2 किसके बारे में बताएगा? डाटा कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चर। अभी जैसे तुम लोगों को बता दे, जैसे PMU होंगे, स्काडा सिस्टम होंगे, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। ये लोग डाटा एक एरिया में बैठ के पूरे लार्ज एरिया का डाटा क्या करेगा? एक्सेस करेगा या वहां से मॉनिटर करेगा। तो इसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। यदि कम्युनिकेशन सिस्टम ना होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसमें डायनेमिक फेजर मेजरमेंट करेगा। तो डायनेमिक क्या था तुम लोगों को वेरिएबल क्लास में बता दें? वेरिएबल मतलब जब रनिंग कंडीशन में हो तब ये क्या करेगा? मेजर करेगा, कांस्टेंट में नहीं, वेरिएबल के समय में। इसके बाद डाटा एक्सचेंज जो कम्युनिकेशन वाला था, 2 वाला डाटा एक्सचेंज करेगा। अब आओ सब स्टेशन प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन। अब जितना चीज देखिए, सबसे पहले देखिए क्या? DER, उसके बाद वासा, और थर्ड में आओ सिचुएशन प्रोटेक्शन एंड सब स्टेशन प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन। तो स्मार्ट ग्रिड में छोटे छोटे सब स्टेशन होंगे, तुम लोग जनरेट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सब स्टेशन में किस किस तरह के मशीन रहेंगे, कौन कौन सा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, वो सारा के सारे चीजें इसके अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले देखो IEEE स्टैंडर्ड 1379। इसमें क्या कराएगा? डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन रिमोट टर्मिनल यूनिट एंड इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, IED। ये सारे के सारे उसके पार्ट हैं, एक्चुअली स्काडा सिस्टम के पार्ट हैं। तो स्काडा सिस्टम में ही एक मिलेगा तुम लोगों को, क्या? RTU, एक मशीन है, और उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? IED। तो इस तरह से समझो जितने भी मशीन इसमें यूज होंगे, जैसे एक सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर को रिले के थ्रू ऑपरेट करता था तुम लोग। यस सर। तो इसका जो कनेक्शन था सर्किट ब्रेकर का रिले के साथ, वो एक नॉर्मल था। इसमें एक रेंज होगा, उसी तक काम करेगा। लेकिन इस सर्किट ब्रेकर में एक लगा दिए, एक चिप टाइप का होता है, तुम लोग मूवी सब में देखे हो, कान में या बटन में एक छोटा सा कैमरा लगा देता है। इसी तरह इस सर्किट ब्रेकर वाला मशीन है, उसमें एक IED लगा दो। IED मतलब इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये मशीन जिस तरह से पहले कम्युनिकेट करता था, इसके अलावा अब डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू स्काडा सिस्टम से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन को जो सेंड करने में टाइम लगता था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही है IDE। मतलब सारा मशीन सब में लगा दो IDE। तुम्हारा ट्रांसफार्मर में लगा दो, तुम्हारा पोल में लगा दो, मीटर में तो लगा हुआ रहेगा ही, सब के सब मशीन में IED लगा दोगे, तो जिस कारण से उस मशीन का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सीधे के सीधे स्काडा सिस्टम के थ्रू सेंट्रल यूनिट के पास पहुंच जाएगा। और ये सारा के सारा रूल एंड रेगुलेशन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग IEEE स्टैंडर्ड 1379। स्काडर सिस्टम मतलब क्या बोले सर? स्काडर सिस्टम स्काडा सिस्टम एक प्रकार का मॉनिटरिंग सिस्टम है। जैसे समझो तुम लोग का एक प्रोजेक्ट भवन है, प्रोजेक्ट भवन है, तो भवन के अंतर्गत जितने भी काम हो रहे हैं उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू यदि मॉनिटर करेंगे। एक सॉफ्टवेयर है, इसको पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। हालांकि इसका जो बेसिक है
अगला क्लास में बता ही देंगे तुम लोग को, जब हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे एलिमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड। तो उसमें से एक ये भी है। पहले पीएलसी देख लेंगे थोड़ा सा, और बाद में स्काडा सिस्टम। पीएलसी तो बहुत कोई पढ़े हो गया, पिछले सेमेस्टर में बहुत कोई पीएलसी पढ़ चुके हो ना। जीडब्ल्यूपी रांची, जीडब्ल्यूपी रांची से कोई नहीं है आज? उन लोग को स्मार्ट ग्रिड चूज करने नहीं दिया क्या? तो उन लोग का जो पिछला सेमेस्टर में उसमें वो लोग स्मार्ट नहीं पीएलसी पढ़ा था। तो पीएलसी का ही एक एडवांस रूप होता है स्काडा सिस्टम। तो यही स्मार्ट ग्रिड में हम लोग स्काडा सिस्टम डालेंगे, और इस मशीन का लगभग लगभग समझो 5 से 6 लाख के आसपास में नॉर्मल वाला सब मिल जाएगा। और इस मशीन में सारा चीज पहले कोड करेंगे, कोड करेंगे। कोड करने के बाद इसमें इनपुट दे देंगे कोड के थ्रू, और आउटपुट पॉइंट के थ्रू इसका कनेक्शन करेंगे। और सारा चीज इसके जो मॉनिटर है कंप्यूटर स्क्रीन में तुमको सारा चीज दिखेगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया, कहाँ का बल्ब को रिप्लेस करना है, कहाँ का करंट बढ़ गया, कहाँ का सर्किट ट्रिप हो गया। मतलब सारा के सारा इंफॉर्मेशन तुमको स्क्रीन में दिख जाएगा। और वहां पर कुछ कलर भी लगे हुए रहेंगे। रेड वाला एरिया में क्या करना है, तुम्हारा नजर जाना चाहिए। मतलब स्क्रीन एक हिसाब से समझो, एक क्या है ये, क्या हाउस बोलते हो उसको, जहां से कंट्रोलिंग करते हो, पूरा कंट्रोल हाउस है ये स्काडा सिस्टम। पूरा का पूरा एक कंट्रोल हाउस है, पूरी तरह कंट्रोल करेगा। हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफी है क्या। इन सब का स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। सर आईईडी रिपीट कीजिए ना। आईईडी, यस सर। आईईडी इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, आईईडी। तो आईईडी एक प्रकार का मतलब छोटा सा एलिमेंट है जो डीसी में चलता है। 12 वोल्ट डीसी में इसको चलाएंगे, और किसी भी मशीन है ना उसमें चिपका देंगे आईईडी को। तो अब जो मशीन है उसका इंफॉर्मेशन तुमको सैटेलाइट के थ्रू सीधे के सीधे कहां पर मिल जाएगा, कंट्रोल रूम में मिल जाएगा। अब क्या, पहले क्या होता था, एक बस बार है, एक ट्रांसफार्मर है, उसके बाद यहाँ पर एक सीबीटी लगा हुआ है, सीबीटी 2 है, सीबीटी 1 है। तो ये सीबीटी में कुछ भी होता है, सर्किट ब्रेकर में कुछ भी करना है, इंफॉर्मेशन रिले उले को इस तरह से जाएगा, रिले से सर्किट ब्रेकर की ओर इस तरह जाएगा। अब क्या होगा कि सर्किट ब्रेकर में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चिप चिपका दो, यहाँ पर एक छोटा सा मशीन चिपका दो, इसको चिपका दिया। तो अब क्या हो रहा है, इस सीबीटी 1 में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये चिप सारा इंफॉर्मेशन लेके सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल रूम को पहुंचा देगा। अब तो पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन यहां से इधर आ रहा था वायर के थ्रू, लेकिन अब विदाउट वायर कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ये इंफॉर्मेशन सीधे कंट्रोल रूम में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हीटिंग हो रही है, यहाँ का ऑयल गर्म हो चुका है, बुकर रिले सही से काम नहीं कर रहा है, तो सारा के सारा इंफॉर्मेशन कौन गैदर कर लेगा, आईईडी। और इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल रूम में पहुंचा देगा कौन, आईईडी। अब समझ में आ गया क्या है आईईडी? यस सर। मतलब नॉर्मल जो काम चल रहा था उसी को एडवांस रूप में कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए जो डिवाइस हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड आईईडी।
नॉर्मल से शब्द में। तो इन सब का रूल एंड रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें IEEE 1379 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो IC 61850 ये नंबर सब तो अब रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। इस नंबर सब को तुम लोग को रटने की जरूरत है। सर नहीं पॉसिबल है। मतलब सब मत करना, कुछ कुछ करना। मतलब इसमें से 3 है ना, 3 में से कम 2 याद कर लेना, सबका 2 याद कर लेना। आप इम्पोर्टेंट वाला ऐसा टिक लग रहा है मार्क ग्रेजुएशन रीपर। बता दीजिए सिर्फ सर। इम्पोर्टेंट देखो कौन वाला है बता दीजिएगा ना, वही वाला याद कर लेंगे सर। सर वीवीआई देखो है क्या? इसमें पहला वाला ये बहुत VVI है। इसमें तो एक ही चीज तो है, तीनों में एक ही नंबर तो क्या C37 108 1 और 2 ये बहुत जरूरी है। इसमें तो 3 2 ही है, इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3। कितना नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर याद नहीं कर सकते क्या? सर क्वेश्चन किस नो तरफ सर। पूछा था इस सब से? क्वेश्चन अभी किस तक तरह से यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, सर? अभी तक 2018 से अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यदि आ जाए तो का बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन सीधे बोलेगा व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड, डिफाइन देम। तो तुमको अभी जितना पीपीटी तुमको दिखा दिए यहाँ से शुरू कर देना है लिखना। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, 2-3 साल से हम देखें अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2 ही बार तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ ही है, 19 में हुआ था, उसके बाद 20 से 21 में से किसी एक में हुआ है। मतलब 2 या 3 ही बार एग्जाम हुआ है स्मार्ट ग्रेड का सिलेबस बनने के बाद। तो तीनों बार में अब तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। तो कैसे आएगा इस बार क्वेश्चन? बोलेगा व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूट। यदि पूछा तो ठीक है, नहीं तो सीधे के सीधे तुमको टाइप्स पूछ लेगा और इन सब के बारे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, क्योंकि तुम लोग का 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, इसीलिए। और तुम लोगों में ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, इसलिए टेंशन है नहीं कि इसके बारे में पूछ लेगा, इसी के बारे में तो नहीं पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, ये तुम लोग का एडवांटेज है। ऑब्जेक्टिव रहता तो थोड़ा दिक्कत होता कि IEEE 1686 में क्या है, तब तुमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं आता इसमें। सर एक्सक्यूज मी सर, सर बोल रही ना सर, गर्ल्स ग्रुप में अंशु टूटी कुछ फोटोज भेजी, वो देख लीजिए, शायद स्केडा सिस्टम से रिलेटेड है। तो स्काडा सिस्टम तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं ना, तो फिर तुम लोग हड़बड़ा क्या कर रहे? सर वो खुद बोल रही ना कि सर को बोलो मेरा आवाज नहीं जा रहा है। चलो तुम लोग का देख ही लेते हैं क्या फोटो भेजेगा। अभी एलिमेंट पहुंचे नहीं है, एलिमेंट जब पहुंचेंगे। हाँ वेरी गुड, यही वाला है। देखो इसके बॉयज में भी शेयर कर देते हैं, लेकिन अभी शेयर करके क्या फायदा जब तुम लोग को बताने ही वाले हैं, पूरा इसका डिटेल बनाने वाले हैं। यही है इसका सिस्टम। वहां देखो स्क्रीन में रेड है, किधर ब्लैक है, वगैरह वगैरह सारा दिख रहा है। तुम लोग कहीं कोर्स किए हो क्या? सर नहीं पता, वो सेंड किया। देख लो बाकी लोग भी। ये एक प्रकार का स्क्रीन रहेगा पूरा मशीन में, वहां पर तुमको दिखेगा। कहने का मतलब इस टाइप का, इस तरह का पूरा कंप्यूटर का स्क्रीन होगा प्रत्येक पार्ट में। वहां पर लिखा हुआ रहेगा, किधर रेड कलर दिखा दिया रहेगा, बटन रहेंगे, कुछ कुछ रहेंगे, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। रेडी, तो यहाँ पर डेंजर, अलार्म अलार्म सारा के सारा चीजें। वो अब आओ, उसी तरह का है। सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सारे एलिमेंट के बारे में।
अभी तो बस उसका यहाँ पर बस तुम लोग को इसका नंबर याद करना है, यही नंबर पर, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक में बस ये नंबर सब याद है, बस यही लो, ये सब। अब देखो थर्ड, ICE IEEE 6025524, ये तो मशीन दो प्रकार का चलता है, एक स्टडी स्टेट, आवाज ब्रेक कर रहा सर। अभी आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है सर। आवाज बड़ा कट रहा है। कौन सा जंगल में आ गए हम जहाँ network- रुको एक बार हमको क्या करने दो। अभी ठीक है, आवाज सही हो क्या? यस सर, अब ठीक है सर। क्लियर है सर। देसी टेक्निक अपना है, क्या है वो, नहीं है फ्लाइट मोड करके। फिर रुक रहा है। हम्म अब हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट। जब भी मशीन को तुम लोग चलाते हो तो स्टार्टिंग में मशीन अनस्टेबल रहता है। कंट्रोल सिस्टम पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो कंट्रोल सिस्टम में के अंतर्गत आता है एक चीज, स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। मतलब तुम लोग कैसे घूमता है, थोड़ा सा हिला बेटा। सर आवाज कट कट के आ सर रहा आपका वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है सर। हाँ नेटवर्क फुल दिखा रहा है अभी तो, अभी ठीक हो गया होगा क्या? है। यस सर, अभी ठीक हो गया। क्लियर आ सर। रहा है सर आवाज। हमको कोना चेंज करना पड़ेगा, इस कोना में आ जाएंगे आप, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो सर हम आपका बात कर रहे आवाज थे भी क्या, क्लियर। क्लियर है ना? यस सर, अभी क्लियर। यस सर क्लियर है लेकिन सर। उससे clear नहीं आता सर। तो मैं बोल रहा था ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टडी स्टेट का। जब तुम लोग फैन स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में फैन कैसे घूमता है, टेढ़ा मेढ़ा और हिलने लग जाता है। तो समझो यदि फैन का स्पीड है 500 आरपीएम, तो सबसे पहले 0 आरपीएम से रनिंग करना स्टार्ट करेगा। 0 से लेके 400 तक में जब आता है तो इस दौरान ये होता है अनस्टेबल। इस दौरान करंट भी ज्यादा ले लेता है और मशीन थोड़ा सा हीटअप भी हो जाता है। मोटर के साथ भी सेम कंडीशन होता है जब तुम लोग स्टार्ट करते हो तो इसी स्टार्ट करने के दौरान को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। या फिर जब मशीन में कोई डिस्टरबेंस आ जाए तब भी ये मशीन ढंग से नहीं चलता, उसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। तो इस दौरान पर जो भी हमको डाटा चाहिए और उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो इसी रूल के अंतर्गत हम लोग करेंगे। कौन सा रूल के अंतर्गत? ICE IEEE 60225, मतलब स्टार्टिंग के समय जब मशीन अनस्टेबल स्टेट में है उस समय जो डाटा हम लोग ट्रांसफर करेंगे वही कहलाता है क्या, इस रूल के अंतर्गत। मतलब सर उसको स्टेबल करने के लिए। समझे नहीं सर, एक बार और रिपीट कीजिए ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि एक मशीन तुम स्टार्ट किए हो, जैसे मोटर, मान लेते हैं
ये 1500 आरपीएम में घूमेगा, ये इसका रेटेड स्पीड है। तो ये 0 से शुरू करेगा, 0 से जाएगा 100, 500 और फाइनली 1000, उसके बाद 1200। तो 1200 तक पहुंचने में ये करंट ज्यादा लेगा, स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेता कि नहीं? कम लेता है ज्यादा लेता है। स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेता है, तो इस दौरान करंट ज्यादा ले रहा है, वोल्टेज कुछ हो रहा है, और ये क्लियर नहीं है सर, आवाज अटक गया तो इसी सर। को बोलते हैं इस दौरान का जो भी डाटा चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। इस दौरान में जब हम स्टार्ट कर रहे थे मशीन, बीच बीच में कट जा रहा है सर आवाज। नहीं आ रहा सर। आवाज कट जा रहा है। ठीक है, आज सर वेट करो, कल कोई नया कल नया कुछ करते हैं। अच्छा, सर टीचमेंट क्यों नहीं पढ़ाते हैं सर? टीचमेंट में तो और ज्यादा इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यही वाला ठीक है सर, यही वाला नेट भी कम लगता है, नेटवर्क भी। कल कुछ करते हैं मतलब। नेटवर्क खराब रहता है। हम्म। अब ठीक है आवाज? हाँ सर सही है सर। एक्चुअली मतलब रूम का एक कोना में दिक्कत हो रहा है, दूसरी कोना में ठीक है, तो हम यहीं पर शिफ्ट कर लेंगे। अभी ही थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं 2 मिनट, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास कितना बजे से है तुम लोग? 7:45। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, रुको, इसको लेके चलते हैं, लैपटॉप गिर ना जाए। आप बताओ, सब ठीक हो गया अब? सही है सर। यस सर। मस्त सर। चलो, रूम का दूसरा कोना में आ गए। अब सुनो, अच्छा मैं बात कर रहा था मोटर का। मोटर जब जो स्टार्ट करते हो तो वो ज्यादा पावर ले लेता है, आवाज करने लग जाता है, और वो हीट भी होता है, इसमें हीट गर्म होने लग जाता है। इसी तरह पंखा का भी देखोगे, पंखा जब स्टार्टिंग में देखते हो तो हिलने लग जाता है, हिलते हुए क्या होता है, घूमता है, आवाज भी करता है, समथिंग समथिंग बहुत चीज होता है। तो इस दौरान यदि ज्यादा देर तक रखा जाए अनस्टेबल स्टेट में तो मशीन खराब हो जाएगा। तो अनस्टेबल स्टेट में जो भी डाटा चाहिए उन डाटा को ट्रांसफर करेगा कौन? अभी वाला जो रूल था उनको भी याद नहीं हुआ, ये नंबर IEEE 60255.24 ये बताएगा कि ट्रांजिएंट स्टेट में डाटा क्या है, उसको ट्रांसफर करके बताएगा कि कहीं ऐसा तो ना हो यदि मैक्सिमम करंट 1.5 जाना चाहिए, इसके बदले क्या हो गया 2.5 चला दिया, मतलब दया कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो हमको क्या करना है, ठीक करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन पास कर देगा। सर तो ट्रांजिएंट स्टेट में सर अगर हम लोग को करंट का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर 2.5 भी चल गया तो क्या दिक्कत है सर? बढ़िया है ना? नहीं, मतलब जितना जाना चाहिए उससे ज्यादा जा रहा है तो मतलब ठीक नहीं है, और यदि टाइमिंग ज्यादा ले रहा है
एक टाइमिंग भी होता है कि मतलब तुमको स्टेबल स्टेट में तुमको 2 या 3 मिलीसेकंड में आना है या फिर 50 मिलीसेकंड में आना है, तो ये टाइमिंग सबको भी नापेगा। तो ज्यादा टाइमिंग के लिए अनस्टेबल स्टेट में यदि मशीन को रख रहे हो तो मशीन खराब होने की चांसेस बन जाता है, और कभी कभी तो ट्रिप भी कर लेता है यदि ज्यादा ही अनस्टेबल स्टेट में रह जाए तो। जैसे सर तुम लोग शुरू में लिमिटिंग तक करंट होता है सर, क्योंकि अगर ज्यादा करंट अचानक हो जाएगा तो जल सकता है सर, इसीलिए हाँ तो हाँ स्टार्ट लगा। वही चीज तो बोल रहे हैं। एक होता है कि पहले से तुमको पता है कि स्टार्टिंग करंट मैक्सिमम 1.5 तक जाना चाहिए। अब ये तुम्हारा चाहिए कितना, 10 है रेटेड, तो स्टार्टिंग करंट यदि 15 एम्पियर है, इतना तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक दिन 15 की जगह 17 चला जाए तो ये क्या कर देगा, ये डाटा को बता देगा कि हर दिन तो 15 जाता था स्टार्टिंग करंट, आज 17 जा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब इसको क्या करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन ये पास कर देगा। कौन, इसके तहत इसी चीज का जो आईईडी है ये पास कर देगा इंफॉर्मेशन। और इसके बारे जो भी रिसर्च हुआ है I60255.24 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, ये था सब स्टेशन प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन के अंतर्गत। उसके बाद आएगा टाइम सिंक्रोनाइजेशन एंड 2 पीपीटी बचा हुआ, मतलब 2 स्लाइड बचा हुआ है, लास्ट 2 स्लाइड बचा हुआ है, देख लो। अब होते हैं टाइम सिंक्रोनाइजेशन। टाइम सिंक्रोनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पहले ही बता दिए थे एक दिन कि किस तरह से एक नेटवर्क टाइम पे पूरे के पूरे मशीनों को क्या करना है, चलाना है। जैसे तुम्हारे मोबाइल में एक नेटवर्क टाइम होता है, एक हम लोग इलाहाबाद वाला टाइम जोन को फॉलो करते हैं, और वही टाइम जोन तुम्हारे मोबाइल के दिख जाता है। जब भी तुम नेटवर्क उड़ा लेते हो या कुछ कर लेते हो तो थोड़ा सा 1-2 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, और फिर से नेटवर्क टाइम के थ्रू तुम लोग जुड़ जाते हो। होता है ऐसा? यस सर। सर नहीं समझे सर। तो सर फिर से कहने का बताइए मतलब सर। पहले वाला मोबाइल सब देखना जो तुम लोग यूज करता था कीपैड वाला सब, तो जब भी तुम लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हो तो तुरंत क्या नेटवर्क टाइम पकड़ लेता था, कुछ टाइम लेता था वो? सर सेट करना पड़ता था। कभी कभी तो सेट नहीं सेट तो करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन उसको ऑटोमेटिक तरीके से जब तुम नेटवर्क का टाइम से मिलाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि मतलब प्रोसेस होता है। तो मतलब वो क्या कर रहा है ना, वो डाटा कहां से लेके आ रहा है, नेटवर्क के थ्रू तुम्हारे मोबाइल में कनेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो टाइम लैगिंग होना चाहिए वो 1 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो डाटा मेरे लैपटॉप में है या हम जो पढ़ा रहे हैं वो डाटा तुम लोग के पास पहुंचने में कुछ सेकंड लगता है, लगभग हमको लग रहा है ना 30 से लेके 40 मिली सेकेंड का लाएगा। जो डाटा हम यहाँ लिख रहे हैं ना स्क्रीन में, मोबाइल भी खुला हुआ है मेरा, तो मोबाइल में देख रहे हैं तो लगभग 1 सेकंड का तो नहीं, 30 से 40 मिली सेकेंड का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। लेकिन ये गैप नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा गैप हो गया। हमको 1 मिली सेकेंड से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इतना जल्दी सारे के सारे मशीन एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब बहुत सारा मशीन है मेरे पास, देखो ये है सेंट्रल मशीन, और इससे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है कौन, M1 M2 M3। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को हमको इसके पास पहुंचाना है। मान लेते हैं अब क्या करना है, सारे के सारे में हमको रेड सिग्नल देना, मतलब खतरा वाला सिग्नल देना है। तो इसको जो डाटा को मतलब तुम सेंड किया, इसको सेंड करने में 1 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यही बोल रहा है क्या ये रूल, मतलब टाइम सिंक्रोनाइजेशन माइक्रो सेकंड रूल। होता है।
इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तो रूल है पहला IR IG B और दूसरा IEEE 1588। ये क्या बोलता है? डिजाइन ऑफ सिंक्रोनाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लॉक विथ एक्यूरेसी ऑफ सब माइक्रोसेकेंड अक्रॉस पैकेट स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क विथ रिलेटिव लो नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी। वही चीज बोल रहा है कि जो हाई जगह पर नेटवर्क है, मतलब सेंट्रल जगह पर जो मशीन लगा हुआ है उसको हम एक रूलर जगह पे या किसी दूसरी जगह पर लगे हुए उन मशीन के साथ हम लोग क्लॉक के साथ क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। और किस तरह से कनेक्ट करेंगे? सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन IEEE 1588 के अंतर्गत मिलेगा। तो ये नंबर याद करना है, ये नंबर भी बहुत जरूरी है। अब लास्ट है साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत ज्यादा हम लोग कम्युनिकेशन चीज का यूज कर रहे हैं सर तो हाँ, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि उसको कनेक्ट करना, उस टाइम जोन में कनेक्ट करना, उसके साथ कनेक्ट करना। मतलब यहाँ का डाटा को दूसरे के डाटा में क्या करना है? कनेक्ट करना और इसको सिंक्रोनाइजेशन करना। एक्चुअली इससे ज्यादा यदि और जानकारी चाहिए तो तुम लोगों तो सिंक्रोनाइजेशन टाइप कर लेना गूगल में, और इसका पढ़ाई होता है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में इसका चैप्टर ही है सिंक्रोनाइजेशन। 3-4 प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन है, टाइप है, टाइम, उसके बाद फेज और क्या क्या होते हैं। एक बार यदि तुम लोग बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां से ले सकते हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि ज्यादा जानकारी चाहिए। मोटा मोटी समझो टाइम सिंक्रोनाइजेशन क्या है? एक जगह कोई डाटा है, इस जगह इस डाटा को डायरेक्टली हमको कहाँ ट्रांसफर करना है? दूसरे जगह में, विदाउट टाइम डिले। मतलब डिले होगा तो होगा अधिक से अधिक 1 माइक्रोसेकेंड का। यही है टाइम सिंक्रोनाइजेशन। एक जगह का डाटा को दूसरी जगह से एक्सेस करना, यही है टाइम सिंक्रोनाइजेशन। मेरा डाटा को तुम लोग एक्सेस कर रहे हो ना, मेरा लैपटॉप का स्क्रीन का डाटा को तुम लोग एक्सेस कर रहे हो अभी? तुम लोग के पास दिख रहा है ना मोबाइल में? यस यस सर। सर। तो मेरे यहाँ का सर्वर को तुम लोग कैश करते हुए तुम्हारे मोबाइल में चला गया। तो यही है एक प्रकार का टाइम सिंक्रोनाइजेशन। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कंप्यूटर साइंस वाला अलग से टाइम सिंक्रोनाइजेशन पढ़ता है, बहुत प्रकार का टाइम सिंक्रोनाइजेशन होता है, लेकिन हम लोग को उतना जरूरत नहीं, बस इतना ही जरूरत है। लास्ट में आएगा साइबर सिक्योरिटी। तो जितना भी मशीन अब तुम लोग यूज कर रहे हो तो कम्युनिकेशन से जोड़ रहे हो, तो अब जरूरी है इनको क्या करना है? सेव करना है, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना उत्पन्न हो। कहीं कोई क्या कर दे? हैक कर ले तो दिक्कत हो जाएगा, या फिर डाटा क्या कर ले? चुरा ले। कहने का मतलब, मान लेते हैं ये कोई एक राम नाम का व्यक्ति है। राम नाम का व्यक्ति प्रतिदिन कितना बिजली यूज कर रहा है, कौन कौन सा मशीन यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, सारा के सारा जानकारी इसका स्मार्ट मीटर के थ्रू कोई चुरा लिया। और स्मार्ट मीटर में एक दिन देखा, स्मार्ट मीटर में सारे के सारे मशीन क्या है? ऑफ है, मतलब कोई आदमी नहीं है। चलो अब इसके घर चलो और क्या करो? धावा बोलो। इस तरह से कर सकता आदमी? कर सकता है सर। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, ब्लैकआउट स्मार्ट कर दे। ग्रिड आ गया। स्मार्ट ग्रिड का मेन सेंटर को क्या कर दिया? हैक कर लिया, और बोलेगा इस दौरान क्या करना है? लूटपाट कराना है। मान लेते हैं क्या है, तुम्हारे घर में उसको लूटपाट करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? तुम्हारा जो जहां से कनेक्शन लेते हो ना, उसी सिस्टम को क्या करता है? हैक कर देगा और पावर कट कर देगा। पहले देखते हो मूवी सब में, बैंक जाता था, बैंक से मेन जो कैमरा लगा हुआ उसको कट करेगा, पावर को ऑफ करेगा, अलार्म उलार्म सबको बंद कर देगा। तो इस तरह से कर सकता है तुम्हारा हैक करके, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ रहेगा ये। तो यही चीज को हमको क्या रोकना है? तो इसको रोकने के लिए किस किस नियम एंड कानून को फॉलो करना है? सबसे पहले ICE 62351 को और
लास्ट में IEEE 1686 को। तो प्रपोज डाटा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी फॉर पावर सिस्टम मैनेजमेंट, ये भी 2007 में बना है। और ये क्या करेगा, डाटा कम्युनिकेशन का सिक्योरिटी किस तरह से करेंगे इसके बारे में जानकारी देगा। कौन, ICE 62351। इसी तरह IEEE 1685 क्या क्या के बारे में बताएगा, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा कैसे करना है, ऑडिट मैकेनिज्म, अलार्म इंडिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय डेवलपर ओपन IED। जैसे अभी बताए थे IED में क्या कराना है, कहीं अलार्म बच जाएगा, जैसे ही क्या हो जाएगा कोई उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरह से सुरक्षा कराना है, ये सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन इसके अंतर्गत होगा। हालांकि इस सब को यदि तुम लोग नेट में सर्च करोगे ना तो यही कम से कम 100 पेज का होगा, यही कम से कम 100 पेज का है, लेकिन तुम लोग को उतना नहीं करना है। बस इतना बताना है कि ICE किसके बारे है, डाटा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के बारे है। और कब बनाया गया, ये 2007 में बनाया गया है। सर ये इसका ऑडिट तो टाइमिंग, क्या है? ऑडिट मैकेनिज्म यस सर। जैसे होता है ना, तुम लोग बिल और कुछ ऑडिट करता है, क्या करते हो ऑडिट में, उसको पुनः देखने की कोशिश करते हो कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑडिट का स्पेशल हिंदी में ढूंढ लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, AUDIT। ये तो ऐसा मीनिंग बता दिया ना। कहने का मतलब है ऑफिस में जितने भी है ना डाटा, डाटा को क्या कर रहे हैं, एक जगह रखा हुआ है, मतलब सही ढंग से। तो इस प्रकार का एक मैकेनिज्म है कि हमको एक फाइल है, फाइल के अंतर्गत ए नाम का व्यक्ति का डाटा है, फाइल 2 में बी नाम का व्यक्ति का डाटा है। तो इसी तरह पूरे के पूरे डाटा सिस्टम को क्या करना है, सेफली रख रहे हैं, और उसी को क्या कर सकता है, वो चुरा सकता है उस डाटा को। जितना भी ऑडिट मैकेनिज्म है इस डाटा को क्या कर ले, चुरा ले। तो इसको कैसे सुरक्षा करना है ये बताएगा IEEE 186। मतलब एक पर कोड है, कुछ नया नहीं है, एक प्रकार का भी कोड है ऑडिट मैकेनिज्म। क्या है, एक कोड, डाटा का एक रिकॉर्ड है, यही है ऑडिट मैकेनिज्म। तो इसी को क्या कर सकता है, हैक करके चुरा सकता है, तो इसलिए हैक होने नहीं देना। कैसे हैक से बचाएंगे ये बताएगा IEEE 1686। तो यही था तुम्हारा क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। सर तो हाँ, खास कर ये नंबर सब एक बार याद कर लोगे ना बस, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बताओ। सर मीटर में जो डाटा रिकॉर्ड होता है सर, हाँ वो सर नेट के थ्रू होता है सर। हाँ, अब उसको नेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, उसमें IDE जोड़ देंगे ना। तुम लोग का जो मीटर है ना, वो मीटर में यदि हम IED लगा दें तो वो इंटरनेट के थ्रू डाटा सीधे सेंटर में भेजेगा, लेकिन अभी वहां पर IED नहीं लगा हुआ। तुम लोग का जो मीटर है वहां पर कोई उस तरह का डिवाइस नहीं लगा हुआ। स्मार्ट मीटर जो होगा ना उसमें होगा ऐसा। तुम्हारे घर में स्मार्ट मीटर है नहीं है ना? सर दिल्ली में नॉर्मल तो सा है, रिचार्ज करवाना पड़ता है उस मीटर में, हाँ ऑटोमेटिक दिल्ली नहीं वाला सब आता है में, तो थोड़ी- हाँ दिल्ली वाला सब में होगा, वो सब में रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती दिल्ली में है वहाँ रिचार्ज सारा। करवाना पड़ता है सर। तो वो लोग धीरे धीरे स्मार्ट ग्रिड की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड की ओर तो नहीं हो रहा है, कम से कम स्मार्ट मीटर को लोग यूज करना शुरू कर दिया है। तो यही था, गौतम फिर से आ रहे हो क्लास में, यही था क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। तो यही नंबर सबको बस, ये जो पेज अभी दिख रहा है तुम लोग स्क्रीन में,
इसी को याद कर लेना तो काफी है। याद कर लो भाई, क्योंकि डायरेक्टली 16 नंबर का आता है और नहीं याद कर लिया, हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है, लेकिन कोशिश करो यदि तुम इसको याद कर लिए और रहोगे तो तुमको इसमें नंबर काटेगा नहीं। सबके बारे थोड़ा थोड़ा लिखा, नंबर आ गया तुम्हारा। सर सब सब्जेक्टिव ना होगा सर, ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं है इसमें। हाँ सब्जेक्टिव है, तो वही बोले यदि पूरा 16 नंबर का है तो कितना बढ़िया से लिख लोगे। उसके बारे में थोड़ा सा लिखो, सबके बारे में थोड़ा सा, नंबर काटने का जगह नहीं मिलेगा। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। अल्टरनेटिव डे पे तुम लोग क्लास हो रहा है, आज हुआ, कल नहीं होगा, परसों होगा, मतलब सप्ताह में अभी 3 दिन होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो अभी नए जगह आए हैं, थोड़ा सा किस तरह से टाइमिंग का और साथ में इंटरनेट का जो दिक्कत हो रहा है उसको रिजोल्व करेंगे एक सप्ताह के अंदर। अगला सप्ताह में शायद 4 क्लास करें, इस सप्ताह 3 क्लास रहेगा। आज सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आज की सभा समाप्त कर देंगे। सर हम्म, हेलो हाँ सर। मिस्टर जितेंद्र कुमार 06। सर हम लोग का सीनियर का 96 98 कैसा आ जाता था इस सब्जेक्ट में? यहाँ देख कर लग रहा है कि पासिंग मार्क्स भी आ पाएंगे कि नहीं। आएगा आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ बस। 96 नहीं है, अरे 94 था यार, हाँ तो 94 था यार। वही यहाँ देखने के बाद लग रहा है सर कि पासिंग मार्क्स भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अरे तुम लोग बस पेशेंस रखो, मतलब तुम लोग को एग्जाम से पहले पहले ही क्वेश्चन बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए। जैसे अभी बोले कि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, चांसेस कम है, हालांकि पढ़ लेना बोले, तो ये अभी बीबीआई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको पढ़ तो लो। लेकिन अभी भी यदि तुम लोग को यदि बता दें कि कौन सा बीबीआई है कौन सा नहीं है, तो तुम लोग उसी को पढ़ोगे ना। ये सारा चीज मैं बताऊंगा जब एग्जाम होने के 1 महीना पहले। यदि पहले ही बता दूंगा तो तुम लोग तो पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे क्या? नो सर। फिर तो यही बोलो कि सर वही क्वेश्चन तो बताइए ना, ये सब काय पढ़ रहे हैं वो लोग। इसीलिए वेट करो, सारा गेसी चीज करके का एक पढ़ाइए, समय है। हम्म, गेसी बोलेंगे गेसी करके पढ़ाइए, सब अनुमानित क्वेश्चन ही बताइए। सारा के सारा बताएंगे हम लोग, 100% पढ़ेंगे। और सर फिर जून तक में 100% कंप्लीट जब सिलेबस। जून, तुम लोग को जून लग रहा है, ये हो गया मार्च अप्रैल, 15 से 16 मई तक तुम लोग क्लास बैंड अप कर दूंगा मैं। मेरा स्मार्ट ग्रिड 15 से 16 मई तक खत्म हो जाएगा। एग्जाम अभी कब तो होगा सर? एग्जाम तो शायद तुम लोग का जून के आसपास होगा। यस सर, जून में ही जून होगा। जून में हम लोग का क्लास 15 मई में, या मतलब अधिक से अधिक बहुत ही ज्यादा हो जाए तो 30 मई से पहले तुम लोग को कंप्लीट करा दूंगा। देखो इस सप्ताह 3 क्लास ले लूंगा, तो अगला में 4 कर देंगे, जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं तुम लोग का वो इस पे इंटरेस्ट जगा रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट आ जाए ना तुम लोग और ढंग से पढ़ना शुरू करो। और मैं वेट कर रहा हूँ किसका, तुम लोग का साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पढ़ रहे हो ना कहीं से, सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं? प्रिंसिपल सर ले रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं से भी पढ़ रहे हो तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यदि पढ़ लोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा जितना भी टॉपिक है, लेकिन वहां यदि तुम लोग पढ़ लिए हो रहोगे तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। और तो यही चैप्टर और सेकंड चैप्टर, 2 चैप्टर बस तुम लोग का अलग टाइप का लगेगा, तुम लोग की कोई नया चीज आ रहा है। उसके बाद बाकी 3 चैप्टर पूरी तरह दूसरों दूसरों का कंटेंट चुराएंगे हम लोग। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डिटेल पढ़ा दिए, फिर तुम लोग को पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन का चीज पढ़ा दिए, वही चीज पढ़ाएंगे। यही चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को छोड़ के बाकी रिपीटेशन होगा तुम लोग।
तो 2 चैप्टर में तो तुम लोग को लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या स्मार्ट ग्रिड है। मतलब थोड़ा सा रटने का चीजें हैं, कुछ चीजें नंबर पर, इसीलिए तुम लोग को अच्छा लग रहा है। और कोई डाउट किसी को नहीं है? सर इलेक्टिव थ्योरी में सर कौन सा सब्जेक्ट सर लेने में अच्छा रहेगा? क्या क्या सब्जेक्ट है उसमें इलेक्टिव है? रुको हम रिकॉर्ड बंद कर देते हैं। एनर्जी कन्वर्सेशन एंड एडल्ट लिखा हुआ है सर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है।